रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की, ये देश जो है इस देश के लोगों का है, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, ईसाई हो, ये इनका देश है। कोई अगर इलीगल तरीके से देश के अंदर घुसाया है तो ना तो उसको जो है वोट डालने का अधिकार है और ना ही यहाँ पर जो है रहने का अधिकार है। उनके लिए शेल्टर्स अलग बने हुए हैं। सब लोग चुनाव लड़ने ही आते हैं, सब अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को मैं पसंद हूँ एज अ यूथ और काम करने वाला नेता। मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मौका दीजिए, मुझे लोग मौका दे चुके हैं और मैं उस पर खरा भी उतरा हूँ। मैंने परफॉर्म भी किया है, लोग मुझे समझ रहे हैं। मेरा बहुत पुराना परिवार है इस क्षेत्र में। ओपन प्लेटफॉर्म पे यहाँ के विधायक लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि जी मैं काम नहीं कर पाया, मुझे आगे के लिए मौका दे दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पहली बात तो वो ये बोल ही नहीं सकते, ये उनको हक ही नहीं है बोलने का कि उन्होंने काम किया है। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी अभी मौजूदगी है दिल्ली के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र में, ओखला विधानसभा में। यहां का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहां पे चतुष्कोणीय मुकाबला है। इस मुकाबले को बनाने के लिए एआईएमएम के पार्टी भी आ गई है। यहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है, तमाम मुद्दे भी है, लेकिन हम अभी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी जी। हम इनसे बात करेंगे किस तरह से इनका मुकाबला चल रहा है। सर, कैसा चल रहा है आपका? जिस तरह से पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स अभी मैं सुन रही थी, वहाँ से आप अभी बीजेपी प्रत्याशी, वो भी ऐसे सीट पे, हॉट सीट पे आप हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोगों का समर्थन हमें जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग यहाँ के विधायक से परेशान हैं, कामों को लेकर परेशान हैं, नाराज़गी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और लोगों को ये भी मालूम है, मेरे क्षेत्र के लोगों में, कि इन 12-13 सालों में जब मेरी जो वाइफ है वो निगम पार्षद है, उसमें हमने जिस तरीके से काम डेवलपमेंट लोगों के बीच में हमें हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो लोगों की तरफ से हमें इन चीज़ों को देखते हुए रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या है मेन मुद्दा यहाँ का, क्या है? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम यहाँ पे काफ़ी काम किए हैं, तमाम मुद्दे अपने लेके जनता के बीच है। आपने क्या ऐसा किया? पार्टी आपको, जनता आपको क्यों चुने? देखिए, ओपन मंच से, ओपन प्लेटफॉर्म पे यहाँ के विधायक लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि जी मैं काम नहीं कर पाया, मुझे आगे के लिए मौका दे दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पहली बात तो वो ये बोल ही नहीं सकते, ये उनको हक ही नहीं है बोलने का कि उन्होंने काम किया है। आज पूरा ओखला खुदा हुआ है, पूरा ओखला पानी गलियों में खड़ा रहता है, सीवर ओवरफ्लो करते रहते हैं, पीने का पानी है नहीं, कोई सरकारी अस्पताल है नहीं, कोई अच्छे पार्क्स है नहीं, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, राशन कार्ड बन नहीं रहे, लोगों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो 1000 मुद्दे यहाँ पर कहने के लिए, जो यहाँ के विधायक ने जो काम करने चाहिए थे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था, उसमें एक काम भी इस क्षेत्र के विधायक गिनवा दें कि उन्होंने क्या किया है। सर, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस से अरीबा खान भी है और अभी एआईएमएम के भी आ गया है, तो क्या लगता है आपके लिए कठिनाई बढ़ी है या फिर देखिए, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। मुझे पांचों वार्डों से मुझे वोट मिल रहा है और सब लोग आते हैं चुनाव में, सब लोग चुनाव लड़ने ही आते हैं, सब अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को मैं पसंद हूँ एज अ यूथ और काम करने वाला नेता। मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मौका दीजिए, मुझे लोग मौका दे चुके हैं और मैं उस पर खरा भी उतरा हूँ। मैंने परफॉर्म भी किया है, लोग मुझे समझ रहे हैं। मेरा बहुत पुराना परिवार है इस क्षेत्र में, जो हमेशा से यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बीच में उनकी परेशानियों को, उनके कामों को हमेशा आगे बढ़ चढ़कर खड़ा रहता हुआ है। तो मुझे कोई ऐसी परेशानी दिख रही है। बाकी सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। कल योगी जी भी आए हैं चुनावी रैली में पहली बार, और ओखला का सबसे ज़्यादा चर्चा किया उन्होंने, कहा इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी वालों ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी बसाया, जो भी उस पर आपका क्या, योगी जी के ऐसे? देखिए, बिल्कुल वो पहली बात तो वो मेरी विधानसभा की बात नहीं है, वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, जो तुकलगांव जो विधानसभा में पड़ता है। ओखला फेज़ 1 फेज़ 2, वहाँ पे जिस तरीके से जो फैक्ट्रीज़ लगती थी, जिस तरीके से लोग उसमें मतलब बहुत बड़े बड़े सेटअप होते थे फैक्ट्रीज़, और अपने अपने जो उसमें लोग को रोज़गार भी मिलता था, काम भी मिलता था। अब वो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो बहुत नीचे चला गया है। तो वो उन्होंने उसके बढ़ाने के लिए बात की है और बिल्कुल बात भी सही है कि आप ऐसे किसी भी जो बिज़नेस के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए लोग आते हैं, काम करने आते हैं, तो आपको उनका गला नहीं दबाना चाहिए। आपको उनकी सड़कें अच्छी बनानी चाहिए थी, आपको उनके जो है पानी की सप्लाई अच्छी देनी चाहिए थी,
आपको उनके जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और उसकी वजह से वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है गंद है, बुरा हाल है, लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे। पहले पूरा आसपास का एरिया 10-15 किलोमीटर में अगर देखा जाए तो सब लोग ओखला फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ही भागते थे कि वहाँ पर हम जाकर अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपना कारोबार करें। उस सर बांग्लादेशी रोहिंग्या पे क्या आपका टेक है? क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ बसाया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हमारे वोट बैंक काटते हैं पूर्वांचली, और वो सारे पूर्वांचली है। देखिए, पहली बात तो वो दोनों चीज़ अलग अलग हैं। जो कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने खुद टीवी चैनल के माध्यम से कहा है कि यूपी बिहार के लोगों की वोट बनवाई जा रही हैं, वो तो उन्होंने बोला है, तो इसका मतलब यूपी बिहार वालों को कुछ समझते ही नहीं है कि उनकी वोट बनवाई जा रही है। जितना हम सब लोगों का अधिकार है, इतना यूपी बिहार वालों का भी अधिकार है दिल्ली में रहने का, वोट बनवाने का। यहाँ पर वो अपने परिवार के लिए जो है उनको पालने के लिए काम भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, घर भी लिए हुए हैं, कमरे भी लिए हुए हैं। तो ये एक चीज़ उन्होंने बोली। दूसरी, जो आप बात कर रहे हैं रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की, ये देश जो है इस देश के लोगों का है, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, ईसाई हो, ये इनका देश है। कोई अगर इलीगल तरीके से देश के अंदर घुसाया है तो ना तो उसको जो है वोट डालने का अधिकार है, और ना ही यहाँ पर जो है रहने का अधिकार है। उनके लिए शेल्टर्स अलग बने हुए हैं। सर यमुना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार चुनाव में भी है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है यमुना की सफाई अगर आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई तो बीजेपी क्या कर देगी अगर आती भी है? देखिए, अभी तो हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार की। हम यमुना के किनारे बसे हुए हैं, ये ओखला विधानसभा यमुना से लगती हुई है। यमुना मैया के लिए उन्होंने बोला 2025 तक मैं यमुना मैया को साफ करके आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि इतना तो राजनीति करते करते मैं भी जान गया हूँ कि यमुना के नाम पर वोट तो मिलने वाली है नहीं। तो मतलब इस तरीके का पढ़ा लिखा आदमी जो अपने आप को कहता है कि मैं आईआरएस रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूँ और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ऐसी हल की बात कैसे कर सकते हैं? सर उनका मानना है कि यमुना के नाम पे जनता वोट नहीं देगी, जनता को घर में रोटी पानी बिजली और स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा, तो उस मुद्दे से ज़्यादा शायद जनता प्रभावित होगी। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की तुलना जो है आपको सिर्फ वोट से नहीं करनी चाहिए। यमुना जो है हमारा जो है, जो हम लोग हैं, चाहे हम सनातनी हों, चाहे जो भी हों, वो जमुना को सब जो है एक जमुना मैया के नाम से करते हैं, पूछते हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जमुना मैया भी साफ़ रहे। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने बोला हज़ारों करोड़ रुपए का बजट दिया, तो वो लगाया साफ़ करने में, तो उसका मतलब तो हज़ारों करोड़ रुपए का घपला हो गया, कहाँ पैसा चला गया है? कह रहे हैं कि कहाँ लगा है, कोई पैसा नहीं लगा, अभी फिर से वो ऐसे कह रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है कह रहे हैं जो ये है। सब झूठ है। भाई ठीक है, झूठ है तो अब जनता फैसला कर देगी झूठ क्या है सच क्या है। अब चुनाव आ गया 5 तारीख को, पता लग जाएगा कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है। योगी जी ये भी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्या फिर से ये दिल्ली में ये नारा काम करेगा? जी, ओखला में जितने भी हैं, हम सब लोग सारे धर्म के, सारे जात बिरादरी के लोग एक भी हैं और सेफ भी हैं मोदी जी की सरकार में। अच्छा, आम आदमी पार्टी से आप डिफरेंट कैसे हैं? आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपका भी तो वैसे ही फ्री बीज की बात आप भी कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। वो 2100 कह रहे हैं, आप 2500 कह रहे हैं महिलाओं के लिए। बुजुर्गों के लिए वो अपनी संजीवनी योजना ला रहे हैं, आप अपना आयुष्मान कार्ड के लिए कह ही रहे हैं। वो वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं जब 10 साल से उनकी सरकार थी, वो 10 साल के अंदर अंदर 2100 रुपये दे सकते थे। अब उन्होंने ऐसा वादा क्यों किया? जब 10 साल हो गए, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो झूठ बोल रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं कि या तो पहले देना चाहिए था। और ठीक है, लोगों को ज़रूरत भी है, लोग बहुत सारे लोग जो है महिलाओं को जो है घर का खर्चा चलाने में दिक्कत आती है, और भी चीज़ें देना चाहिए। लेकिन आपने तो 10 साल में दिया नहीं, लेकिन मोदी जी तो दे रहे हैं लाडली योजना के तहत, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, गुजरात में दे रहे हैं, राजस्थान में दे ही रहे हैं, सारे प्रदेशों में। तो वो कोई झूठ बोल मतलब कोई बात नहीं है। और सरकार बनने के बाद 2500 रुपये हर बहनों को, हर माताओं को दिया जाएगा। सर मेरा सवाल था कि आपसे डिफरेंट बीजेपी कैसे है? आपसे डिफरेंट बीजेपी ऐसे है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके वो साथ लेके चलते हैं, और उन्होंने किया है। आज आप सारे हाईवेज देख लीजिए, आज कितने एम्स थे और कितने हो गए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस बढ़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कॉलेज बनाएंगे, कॉलेज नहीं बना। उसके बाद आप देख लीजिए कि दिल्ली में मोदी जी ने कितनी सारी इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी भी खरीद सकते थे। आज मोदी जी जो है जो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो
लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, एक ऐसी सरकार है जो सबके बारे में सोच रही है और सबके बारे में करती भी है। हमारी तुलना भारतीय जनता पार्टी की तुलना आम आदमी पार्टी से कभी भी नहीं हो सकती। सर सुरक्षा पे हम बात करेंगे। सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है और केजरीवाल जी बार बार इस पे सवाल भी खड़े किए हैं कि ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में, गृह मंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं और दिल्ली की सुरक्षा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आपने दिल्ली की सुरक्षा के लिए तो कुछ किया नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं, उनकी ऑडियो काफ़ी वायरल हुई थी। वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप उस बिल्डर को जाके जो है धमकी दीजिए और उनसे जो है बाद में सेटलमेंट मैं कराऊंगा। वो वीडियो वायरल हुई थी। तो ये तो खुद ही कानून तोड़ने वाले लोग हैं। ये तो खुद ही नहीं चाहते कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये तो खुद ही नहीं चाहते कि दिल्ली के लोग सेफ रहें। और आप यहाँ के क्षेत्र के विधायक के बेटे की करतूत देख लीजिए। कभी वो जाकर नोएडा में पेट्रोल पंप पे लोगों को जो है धमकाता है, मारने की धमकी देते हैं। और तो कभी जो है वो कल ट्रैफिक पुलिस से जो है भिड़ रहे हैं, ना हेलमेट है ना लाइसेंस है, उसके बाद भी भिड़ रहे हैं। तो ये तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं। और हमारी जो लोग हैं वो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत सुधरा है, बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।